अब बात आती है रेबीज़ वायरस की। तो वही सबसे पहले कौन है, कहाँ से आया है, तो कहाँ से आया है, कौन सी फैमिली का मेंबर है, तो ये रैप्डोविरिडी फैमिली का मेंबर है, रैप्डोविरिडी का। ठीक है, रैप्डोविरिडी फैमिली है, इसकी सब फैमिली कौन सी है, तो वो हम याद रखेंगे लेसी वायरस फैमिली, सब फैमिली का मेंबर है। ओके, नाउ हमें पता है आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, और स्ट्रैंड इसमें कौन सी होती है, नेगेटिव सेंस। ठीक है, अब नेगेटिव सेंस होने का क्या मतलब है, हमने देखा था रेप्लिकेशन वाले टॉपिक में कि नेगेटिव सेंस जो भी आरएनए स्ट्रैंड होती है उसका, उसके पास क्या होता है, अपना आरएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है, तो इसको रेप्लिकेशन के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, अपना आरएनए पॉलीमरेज है। तो ये रहा रेबीज वायरस। ठीक है, लीसा वायरस इसकी सब फैमिली है, रेप्डोविरिडी फैमिली है, एंड ठीक है, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। और अब इसकी एक बार फोटो देख लेते हैं, तो ये इसकी शक्ल सूरत है। तो इसमें हमें मिलेगा क्या, ऑब्वियसली आरएनए जीनोम मिलेगा, इसके अलावा हमने देखा आरएनए पॉलीमरेज मिलेगा, आरएनए पॉलीमरेज दिख गया हमें। नाउ इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ठीक है, एनवेलप इसके पास है, एंड इसके एनवेलप में हीमैग्लूटिनिंग पेप्लोमर्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब इसके पास एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होगी कौन सी, हीमैग्लूटिनिन की, हीमैग्लूटिनेशन ये करा सकता है। ठीक है, और कौन कौन से एंटीजन होते हैं देख ही लेते हैं। तो बेसिकली इसके पास ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, हमें बस नाम याद रखना है, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, एंड हीमैग्लूटिनेंस जो हमने देखे अभी। ठीक है, अब आ जाती है इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, दो टाइप का होता है बेसिकली रेबीज वायरस, तो लास्ट में हम इसे क्लासीफाइज करते हैं कैसे। पहला तो होता है स्ट्रीट वायरस, या फिर इसको हम कहते हैं नेचुरल वायरस, और दूसरा होता है फिक्स्ड वायरस, या फिर इसको दूसरा नाम दिया जाता है डम्प वायरस। ठीक है, स्ट्रीट वायरस क्या करता है, स्ट्रीट वायरस इन्फेक्शन कॉज करता है, नेचुरल इन्फेक्शन कॉज करता है, जैसा इसका नाम आ रहा है नेचुरल, कौन सी, रेबीज कॉज करता है। ठीक है, जबकि जो फिक्स्ड वायरस है वो जनरली कोई इन्फेक्शन कॉज करता नहीं है, नेचुरली होता नहीं है, ये हमने बनाया है, किस लिए बनाया है, फॉर वैक्सीन्स, तो इससे वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, तो इसे वैक्सीन प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एंड ठीक है, वैक्सीन प्रिपरेशन के लिए अब ऑब्वियसली बात है हम इसे एनिमल में इनोकुलेट वगैरह करते हैं, तो ह्यूमंस में तो ये पर्टिकुलर कोई इन्फेक्शन करता नहीं है, एंड ये इन्फेक्शन करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डम्प रेबीज। ठीक है, हमें क्या याद रखना है, स्ट्रीट वायरस ने नेचुरल इन्फेक्शन कॉज किया रेबीज की, एंड फिक्स्ड वायरस ने क्या, फिक्स्ड वायरस को हम यूज़ करते हैं वैक्सीन के प्रिपरेशन के लिए। तो स्ट्रीट वायरस में पर्टिकुलरली हमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, स्ट्रीट वायरस के आइसोलेशन में हमें क्या मिलेंगी, रेबीज, ठीक है, नेगरी बॉडीज मिलेंगी, नेगरी बॉडीज मिलेंगी जो फिक्स्ड वायरस में हमें नहीं मिलेंगी। नेगरी बॉडीज़ के अलावा अब नेगरी बॉडीज़ क्या हैं, ये हमने देखा इंक्लूजन बॉडीज़ थी, कौन सी, दे आर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज़। ठीक है, कैसी होती हैं, ईओसिनोफिलिक होती हैं, और ये हमें किस में मिल रही हैं, स्ट्रीट वायरस में। ओके, तो ये हो गया हमारा स्ट्रीट वायरस। ठीक है, नेचुरल ह्यूमन एनिमल या एनिमल इन्फेक्शन से इसको आइसोलेट करते हैं। ठीक है, नेगरी बॉडीज इसमें मिलेंगी, एंड फिक्स्ड वायरस को किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम, वैक्सीन के प्रिपरेशन के लिए, कहाँ गया, यूज फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन। ठीक है, नेगरी बॉडीज आर यूजुअली, ठीक है, नॉट, तो नेगरी बॉडीज इसमें नहीं मिलेंगी। एंड ठीक है,
अब बात आती है कि रेबीज होता कैसे, तो हमें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। बाइट ऑफ रेबिड एनिमल्स से होता है, ठीक है। कोई भी इन्फेक्टेड कैरियर एनिमल है, कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल है, मोस्ट ऑफनली डॉग या फिर और भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे फॉक्सेस वगैरह, वुल्स। पहली चीज़ तो ये हो सकता है उनसे, तो हमने देख लिया क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन। पहला तो क्या हो गया, बाइट ऑफ डॉग्स, या फिर मैं कह दूँ रेबिड एनिमल्स। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा यहाँ पे होता है इनहेलेशनल। इनहेलेशनल रूट से भी हो सकता है। इनहेलेशन में यदि हम मैसिव अमाउंट ऑफ वायरस को इनहेल कर दें, और ये कैसे होता है, ऑफनली विद होता है ये बैट्स, ठीक है, ऊपर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, बैट्स से ही हो सकता है। कैसे हो सकता है, वाया इनहेलेशन ऑफ मैसिव वायरस एरोसोल्स, ठीक है, बैट के उसमें जनरेट होता है। ओके, तो दो हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लिए। इसके बाद इसका इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, 1 to 3 months तक होता है। ओके, अब इसकी पैथोजेनेसिस होती कैसे है, तो किसी भी हमने कह दिया ये डॉग या रैबिड एनिमल ने बाइट कर लिया, तो ये कोई ह्यूमन है, ठीक है, इसको सपोज किया किसी डॉग ने पैर में बाइट कर लिया, तो बाइट करने के बाद क्या होगा, सबसे पहले तो ये मसल्स टिश्यू हो उनमें क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा उसी लोकल एरिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन जब इसका अमाउंट सफिशिएंट हो जाएगा, तो ये फिर सेंट्रीपिटली राइज करेगा। सीधा हम कह सकते हैं कि ये रिफरल नर्व्स को, ठीक है, नर्व्स को अफेक्ट करता है, और नर्व्स को अफेक्ट करते करते कहाँ पे पहुँच जाएगा, ब्रेन में। तो सीएनएस में ये अफेक्ट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से फिर हमें सीएनएस वाले सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे हाइड्रोफोबिया। पेशेंट को पानी से डर लगेगा, ठीक है। एक बार ये सीएनएस को अफेक्ट कर ले, फिर वापस से क्या करता है ये, बाकी अदर बॉडी की जो भी नर्व्स हैं उनको अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये इसका हो गया क्या कर रहा है, ठीक है, मसल और कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है, क्या किया इसने, मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद नर्व्स के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच गया, और उसके बाद वापस से, ठीक है, सेंट्रीफ्यूजली पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट आता है इसकी लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले तो हम स्पेसिमेन क्या लेते हैं, स्पेसिमेन में हम लेते हैं कॉर्नियल स्मेयर्स, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम ले सकते हैं हेयर फॉलिकल एट द नेप ऑफ नेक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉर्नियल स्मीयर हम ले रहे हैं, एंड हेयर फॉलिकल एट नेप ऑफ नेक, क्योंकि इनमें आइसोलेट हो जाता है वायरस जनरली। नाउ अब ठीक है, हमने स्मीयर बना लिया, इसके बाद हम कैसे वायरस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो एक तो होती है डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेस्टिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मैकेनिज्म होती है इसको नाम क्या देते हैं, ठीक है, डीफैट। डीफैट क्या होती है, डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीजन टेस्टिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, वायरल एंटीजन की टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, फ्लोरोसेंस मैकेनिज्म से। एंड अनदर मैकेनिज्म क्या होती है, सेलर्स टेक्निक। सेलर्स टेक्निक क्या होती है, सिंपल सी चीज़ है, हमने क्या लिया, ठीक है, हमें पता है सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट है, तो हम ब्रेन बायोप्सी टिश्यू लेते हैं। ब्रेन बायोप्सी टिश्यू लिया, ठीक है, बेसिक बेसिक फर्स्टिन के साथ उसे रिएक्ट करवाया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। तो ये तब हम कराते हैं तो हमें क्या मिलती है, ठीक है, तो वायरस तो इसके थ्रू हमें डेमोन्स्ट्रेट होती है, हमें मिलती हैं क्या, नेग्री बॉडीज। हम नेग्री बॉडीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड नेग्री बॉडीज आर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेबीज वायरस। ओके, और इस टेक्निक को हमने
और इस टेक्निक को हमने क्या नाम दे दिया? यस, सेलर्स टेक्निक। तो ये सेलर्स टेक्निक हो गई। एंड आइसोलेशन ऑफ वायरस के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इसमें कौन सा यूज़ किया जाता है? एक तो वही WI38 ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर हो गया, BHK21 कॉन्टिन्यूस सेल कल्चर हो गया, फाइब्रोब्लास्ट, WI38 फाइब्रोब्लास्ट, ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, इसके बाद बाकी वो आते हैं एलिजा। ठीक है, मतलब जो सब वायरसेस में लिखना होता है, इम्यूनो, क्या बोल रहा हूँ मैं। अब इम्पोर्टेंट आती है इसमें प्रोफाइल एक्सेस। तो प्रोफाइल एक्सेस, ठीक है, ये दो टाइप की है, एक तो प्री एक्सपोजर और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस। अब प्री एक्सपोजर मीन्स वायरस का एक्सपोजर हुआ नहीं है टोटली, फिर भी हम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चांसेस हैं एक्सपोजर के। अब ये किन लोगों में चांसेस होता है प्री एक्सपोजर? तो पहला तो वेटिनेरियंस को हम प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस देते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली हो सकता है। दूसरी चीज़, रिसर्चर्स जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, दे आर एट सीवियर रिस्क। एंड तीसरा, ठीक है, किसी भी हमने कहा कि बाइट के थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। अब किसी इंसान को बाइट तो हुई नहीं है, लेकिन क्या किया डॉग ने? लिक कर लिया है ओवर डैमेज्ड स्किन। ठीक है, तो उसमें हम क्या देते हैं? प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस देते हैं। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अब लोकल ट्रीटमेंट क्या है? सिंपल सी चीज़ है, पहले तो जो भी इंजरी हुई है उसको हम क्या करेंगे? उसको हम वॉश कर देंगे सोप के साथ। देन क्या करेंगे? देन उसको हम उसमें क्या, टिंचर आयोडीन के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, टिंचर आयोडीन और अल्कोहल, ये हो गया। एंड इफ़ पॉसिबल, यदि हमें वो एनिमल मिल जाए तो उस एनिमल को हम क्या करेंगे? 10 डेज तक वॉच करेंगे, यदि 10 दिन तक वो जिंदा रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब रेबीज़ के चांसेस नहीं हैं। और 10 दिन बाद मर जाता है तो ठीक है, पोटेंशियली हम सस्पेक्ट कर सकते हैं रेबीज़। ये हो गया। अब इसके बाद क्या होते हैं? इम्यूनोग्लोबिन्स हम दे सकते हैं। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन्स देते हैं। एंटी एंड व्हाट इज़ द डोज ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स? 20 इंटरनेशनल यूनिट पर kg। ये चीज़ हो गई। कौन से रूट से देते हैं? इंट्रामस्कुलर रूट, ये हम याद रख सकते हैं। एंड देन इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके, वैक्सीनेशन। ठीक है, तो दो टाइप की मेन कैटेगरीज होती है, न्यूरल हो गई, नॉन न्यूरल हो गई। अभी हमने देखा ही था। ठीक है, वैक्सीनेशन के लिए कौन से टाइप का वायरस हम यूज़ कर रहे हैं? फिक्स्ड वायरस। ओके, अब न्यूरल वैक्सीन्स एट प्रेजेंट कॉमनली यूज़ होती नहीं है, तो फिर भी हम इसके बस नाम देख सकते हैं। ठीक है, मेनली इसमें आती है कौन सी? एक तो आती है सिंपल वैक्सीन, सिंपल है ये वट एवर। एक आती है इसमें BPL, बीटा प्रोपियो लैक्टोन। ठीक है, बीटा प्रोपियो लैक्टोन हो गया। एंड एक आती है इन्फेंट ब्रेन वैक्सीन। ठीक है, डिटेल में जाना है ही नहीं है। इन नॉन न्यूरल वैक्सीन इसमें जो करेंटली यूज़ होती हैं, जिनके हमें नाम याद रखने हैं पर्टिकुलरली। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, HDCS, PCC एंड PVC। तो HDCS क्या होती है? ह्यूमन डिप्लॉयड सेल स्ट्रेन वैक्सीन, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल स्ट्रेन वैक्सीन। ठीक है, PCC प्योरीफाइड चिक एम्ब्रायो सेल कल्चर वैक्सीन एंड प्योरीफाइड वीरो सेल वैक्सीन। HDCS, PCC, PVC। फिर से हम देख लेते हैं क्या क्या देखा हमने। ह्यूमन सेल स्ट्रेन वैक्सीन, प्योरीफाइड चिक एम्ब्रायो कल्चर वैक्सीन एंड देन PVC प्योरीफाइड वीरो सेल। ठीक है, ये करेंटली यूज़ होती हैं। और ये किस टाइप की वैक्सीन है? इनके नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, ह्यूमन डिप्लॉयड क्या होता था? सेल। ठीक है, सेल कल्चर वैक्सीन हैं। सो दिस वाज अबाउट रेबीज वायरस। अब बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस वायरस की। तो हेपेटाइटिस वायरस की मेनली 5 स्ट्रेन्स होती हैं। ठीक है, HAV, HBV, HCV, HDV एंड HAV। ओके, तो इन सब के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले तो
कौन सा वायरस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो HAV की यदि बात की जाए तो ये हमें पता है कौन सी फैमिली से, यस पिकॉर्नाविरिडी, हमने पिकॉर्नाविरिडी में देखा था HAV आता है। इसके बाद हेपेटाइटिस वायरस, ये हेपेडनाविरिडी से आता है। HBV सिंगल वायरस है जो क्या है DNA है। HBV DNA वायरस है, बाकी सारे RNA वायरसेस हैं HACDE, ठीक है। पिकॉर्नाविरिडी से आता है। DNA वायरसेस की हमने देखी थी, क्या नेमोनिक थी हैप्पी, तो उसमें H क्या था हेपेडना वायरस, ओके। HCV फ्लेविविरिडी से आता है, फ्लेविविरिडी का मेंबर है। HDV डिपेंडेंट होता है बेसिकली HBV पे, ओके। ये डेल्टा से हो गया एंड ये EP से हो गया। मेनली A B और C का हमें पता होना चाहिए। A पिकॉर्नाविरिडी का मेंबर है, B हेपेडनाविरिडी का मेंबर है एंड C फ्लेविविरिडी का मेंबर है। B इज द ओनली वन दैट इज DNA वायरस। नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन याद करने के लिए एक सिंपल सी चीज़ देख लेते हैं कि फर्स्ट और जो लास्ट है, फर्स्ट मीन्स A और E, इनका तो क्या है एंट्रिक मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मीन्स ओरल है, ओरल रूट है। एंड C और D की, तो इन तीनों का क्या है पेरेंट्रल रूट है, ठीक है। और एक काम करते हैं, पहले दो B और C इनमें क्या कर देते हैं सेक्सुअल रूट डाल देते हैं, तो इनका क्या होता है पेरेंट्रल और सेक्सुअल रूट होता है। और एक काम करते हैं, जो B है जो फर्स्ट वन है उसमें क्या करते हैं एक और रूट एक्स्ट्रा डाल देते हैं अपन। वो कौन सा होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन मीन्स जिसमें जैसे इसमें पेरीनेटल रूट रखा हुआ है, सिंपल सी चीज़ है मदर टू फीटस, तो ये क्या हो गया पेरीनेटल रूट। तो रूट ऑफ ट्रांसमिशन हमने देख लिया, A और E में था एंट्रिक, B C और D में पेरीनेटल था, B और C में सॉरी पेरेंट्रल था, B और C में सेक्सुअल था और B में पेरीनेटल एक्स्ट्रा, ठीक है। अब इसके बाद एंटीजन्स की यदि बात की जाए तो नाम से एंटीजन है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं है। कौन कौन से एंटीजन है, A हो जाएगा, C हो जाएगा, D हो जाएगा, E हो जाएगा। बी हमने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि बी में बेसिकली 3 एंटीजन्स होते हैं HB S E और C। अब C यहाँ पे क्यों नहीं लिखा हुआ, C वो एंटीजन है जो सीरम में अपीयर नहीं होता है एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन। ये अभी हम आगे देखेंगे, क्योंकि हेपेटाइटिस बी ढंग से ही पढ़ना है, क्वेश्चन इसी पे आएगा। एंटीबॉडीज़ की यदि बात की जाए, ये एंटीबॉडीज़ हो गई, तो एंटीबॉडीज़ जैसे एंटीजन वैसे ही एंटीबॉडी, anti-HAV, anti-C, anti-D, anti-E। एंड बी वायरस में क्या हो जाएगा anti-HBS, HBE, HBC। यहाँ पे HBC हमने लिखा है, anti-HBC एंटीबॉडी लिखा है, लेकिन एंटीजन क्यों नहीं लिखा। एंटीजन हमने अभी देखा इसलिए क्योंकि वो सीरम में अपेयर नहीं हो रहा था, बट एंटीबॉडी उसकी आती है। नाउ वन मोर थिंग दैट क्रॉनिक कैरियर स्टेट किस में होती है, तो वो हमें याद रखना सब में होती है एक्सेप्ट फर्स्ट टू, A और E को छोड़ के। एंड कार्सिनोमा कौन कौन कर सकता है, तो वो सिर्फ दो करते हैं B और C। कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल किसका होता है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस हमने देख लिए पांचों हेपेटाइटिस वायरसेस में। अब हेपेटाइटिस A वायरस में एक लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, ये देख लेते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस हेपेटाइटिस A वायरस की, तो इसमें मेनली क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वायरस है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। एलिसा से हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। नाउ देन आता है एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन। तो एंटीबॉडी डिटेक्शन हमें इसमें बस ये याद रखना है कि हेपेटाइटिस A जो वायरस है उसमें कौन सी एंटीबॉडी अपीयर होती है, IgM एंटीबॉडी अगेंस्ट विच एंटीजन, एंटीजन हमें इसका पता है HAV एंटीजन होता है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट anti-HAV एंटीबॉडी बनेगी, एंड विच काइंड ऑफ एंटीबॉडी इज इट, IgM एंटीबॉडी है। तो ये अपीयर होगी किसमें सीरम में, एंड इट इज डायग्नोस्टिक ऑफ HA वायरस इन्फेक्शन, ठीक है। नाउ अनदर टेस्ट भी और कौन से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें वो नाउ अनदर टेस्ट विच वी कैन डू इज यस LFT लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें ALT सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ALT क्या होगा, यस राइज होगा पूरी बॉडी में, बट हेपेटिक सेल्स में ज़्यादा राइज होगा, ये चीज़ बिलीरुबिन राइज होगा। तो ये हो गया अबाउट HA वायरस, ठीक है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस एक ओवरव्यू करना था।
अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वायरस की, जो क्या है HB, हेपेटाइटिस बी वायरस। तो हेपेटाइटिस बी वायरस, तो हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है, फिर से कौन सी फैमिली का मेंबर है, हेपेडनाविरिडी, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या होता है इसमें, जीनोम होता है। कैसा ये दिखता है, ऐसा ही ये कुछ दिखता है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या मिलेगा इसकी स्ट्रक्चर में, तो ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या मिला, डीएनए, ठीक है, 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना दिया हमने। उसके बाद इसमें क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। अच्छा, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम बेसिकली यदि पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक स्टैंड होती है वो इनकम्प्लीट होती है। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं एक स्टैंड क्या है इसकी, इनकम्प्लीट होती है, और इस इनकम्प्लीट स्टैंड से क्या अटैच्ड होता है, ये डीएनए पॉलीमरेज। तो इसीलिए हम इसको पार्शियली डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या मिल रहा है हमें, वही चीज़ है, HBC न्यूक्लियोकैप्सिड है, HBC एंटीजन हो गया, एंड एनवेलप हो गया हमारा HBS एंटीजन, ओके। नाउ अब इसमें क्या 3 टाइप के पार्टिकल्स आते हैं, 3 पार्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, पहला तो होता है इसमें स्फेरिकल, दूसरा कौन सा होता है इसमें, ट्यूब्यूलर, और तीसरा पार्टिकल जो होता है उसको हम नाम देते हैं डेन पार्टिकल। अब ये क्या चीज़ है, तो बेसिकली जो पहले दो हैं स्फेरिकल और ट्यूबुलर पार्टिकल्स, ये कुछ नहीं है, ये HBS एंटीजन ही है। ये 2 फॉर्म में अगर होता है, एक स्फेरिकल यहाँ पे दिख रहा है हमें, ट्यूबुलर ये फॉर्म हो गई, और जो डेन पार्टिकल है ये बेसिकली कंप्लीट हेपेटाइटिस बी वायरस है, ठीक है। इसको यहाँ पे नाम क्या दिया हुआ है, डेन पार्टिकल। अब ऑब्वियसली तीनों में साइज किसकी ज़्यादा होगी, डेन पार्टिकल की, क्योंकि ये पूरा वायरस है। तो ये चीज़ हमने देख ली। स्फेरिकल पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो ये चीज़ हमने देख ली। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में 3 टाइप के पार्टिकल्स शो करता है, ठीक है। स्फेरिकल हो गया, ट्यूबुलर हो गया, एंड डेन पार्टिकल हो गया। नाउ कमिंग टुवर्ड्स इट्स एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, हमने ये देख ही चुके हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स इट्स जीन्स, नाउ कमिंग टुवर्ड्स इट्स जीन्स, ठीक है। तो इसमें 4 टाइप के जीन्स होते हैं, कौन कौन से, PCSX, ये 4 जीन्स हमें याद रखने हैं। एंड इनके नाम से आसानी से हम याद रख सकते हैं क्या क्या कोड करते हैं। पी जीन कोड करता है पॉलीमरेज, ठीक है, हमें पता है डीएनए पॉलीमरेज होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज को पी जीन कोड करता है। सी जीन कोड करता है कोर, हमारा एंटीजन जो HBC एंटीजन है, एंड यस प्री कोर कुछ जो भी हैं तो उनको सी जीन कोड कर देगा। एस जीन क्या कोड करेगा, इसके नाम से ही HBS एंटीजन, और एक्स जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कार्सिनोजेनेसिटी। एक्स जीन डिटरमाइन करेगा कि कितना कार्सिनोजेनिक है हमारा वायरस, ठीक है। तो ये 4 जीन हमने देख लिए, कौन से, PCSX, ठीक है। पी क्या कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज कोड कर रहा है। सी क्या कर रहा है, कोर एंटीजन। एस क्या कर रहा है, सरफेस एंटीजन। एंड एक्स कार्सिनोजेनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमने याद रख लिया। इसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम देख चुके हैं, 3 मोड होते हैं किसमें, बी वायरस में। पेरेंटल होता है ये, इसके साथ सेक्सुअल भी होता है, बी और सी दोनों में होता है। एंड वर्टिकल ट्रांसमिशन जिसको हमने कहा पेरिनेटल रूट, मदर टू फीटस। अब आ जाते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स में, तो ठीक है। अब इसमें 3 फेजेस होते हैं बेसिकली, कौन कौन से, पहला फेज होता है इसमें प्री इक्ट्रिक फेज, ठीक है। अब देखिए लिवर की डिजीज हो रही है तो हम इसको कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू इक्ट्रस। इक्ट्रस क्या होता है, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। तो प्री इक्ट्रिक फेज हो गया, इसके बाद आता है इक्ट्रिक फेज, एंड इसके बाद आता है
कॉन्वल्सेंट फेज। ठीक है, तो ये 3 फेजेस हमें याद रखना है। अब इनमें होता क्या क्या है, प्री इक्ट्रिक फेज में बेसिकली जनरल फील सिम्टम्स आएंगे, जैसे नोजिया वॉमिटिंग हो गया हमारा, वीकनेस होती है इसमें, एंड मलेज होता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, नोजिया वॉमिटिंग, वीकनेस, मलेज। इसके अलावा एनोरेक्सिया हम याद रख सकते हैं। नाउ इक्ट्रिक फेज जब होगा तो इक्ट्रिक फेज में क्या होंगे, ठीक है, अब लीवर का सीरियस इन्वॉल्वमेंट हो गया तो जॉन्डिस अपीयर होगी। ठीक है, नाम से पता चल रहा है इक्ट्रिक फेज है, जॉन्डिस आएगी। इसके अलावा पेल स्टूल्स, स्टूल्स में स्टर्कोबिलिनोजन रिलीज हो रहा है, एंड डार्क यूरिन। तो इक्ट्रिक फेज हो गया। एंड क्या होता है, ठीक है, ये पहली चीज़ तो लॉन्ग फेज होता है। दूसरी चीज़ इसमें वापस से जनरल फीचर्स आते हैं, मेलेज एंड फटीग। बाकी सारे सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसाइड कर जाते हैं, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। लॉन्ग फेज होता है। ओके, तो 3 फेजेस के नाम हमें पता चल गए, उनमें क्या होता है ये पता चल गया। इसके बाद ओके, कैरियर्स, हेपेटाइटिस बी कैरियर्स ये 2 टाइप के होते हैं, सुपर कैरियर्स होते हैं, सिंपल कैरियर्स होते हैं। ठीक है, सुपर कैरियर्स क्या हैं, जिनमें HBE एंटीजन है। सिंपल कैरियर्स क्या हैं, जिसमें HBE एंटीजन नहीं है। ठीक है, सुपर कैरियर्स, ठीक है, सुपर कैरियर्स हाईली इन्फेक्शियस होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड के कांटेक्ट से भी इनका इन्फेक्शन हो सकता है। सिंपल कैरियर्स के इन्फेक्शन के लिए, मतलब सिंपल कैरियर्स होता है उनसे इन्फेक्शन तभी होता है जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड का ट्रांसफ़र हो। अब इसके बाद आ जाते हैं हम इम्पोर्टेंट लैब डायग्नोसिस की तरफ। तो ये आ गया लेबोरेटरी डायग्नोसिस। ठीक है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो सिंपल सी चीज़ है, HB हेपेटाइटिस बी में तो हेपेटाइटिस बी की लैब डायग्नोसिस में सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन, बिकॉज एंटीजन एंटीबॉडीज आर द मार्कर्स दैट राइज इन हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन। अब कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले तो हमें इनका सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि किस सीक्वेंस में आते हैं एंटीजन एंटीबॉडीज। ठीक है, अच्छा है कौन कौन सी एंटीजन, 3 एंटीजन है, तो उन्हीं की 3 एंटीबॉडी है, तो कितनी हो गई 6, बट सीरम में कितनी आएंगी 5। क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा था, HB जो C एंटीजन होता है, इसको लिख ही लेते हैं कि HBC एंटीजन क्या होता है, कोर एंटीजन होता है, एंड ये सीरम में अपीयर नहीं होता, ये सीरम में अपीयर नहीं होता। तो 5 होंगे। अब उनका सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है, सबसे पहले तो हमारे सीरम में आएगा HBS एंटीजन, फर्स्ट टू अपीयर। इसके बाद आता है HBE। इसके बाद अब एंटीबॉडीज की बारी आ गई। ठीक है, तो एंटीबॉडी, अब इसका रिवर्स कर लो, सबसे पहले तो आएगी C, एंटी HBC एंटीबॉडी, देन आएगी एंटी HBE, एंड लास्टली क्या आती है, एंटी HBS। तो ये क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। इस सीक्वेंस में सीरम में ये अपीयर होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इनको। ये रहा HBS एंटीजन, स्पेसिफिक मार्कर है, फर्स्ट मार्कर टू अपीयर इन ब्लड। अब इसके अलावा और किस चीज़ में अपीयर होता है तो HBS एंटीजन सबसे पहले आता है। HBS एंटीजन यहाँ पे फर्स्ट मार्कर टू अपीयर इन ब्लड। नाउ HBS एंटीजन, ठीक है, अब क्या शो कर रहा है कि ये एक्टिव इन्फेक्शन है, मतलब इन्फेक्शन अभी हुआ ही है। सबसे पहले आता है, इंक्यूबेशन पीरियड में भी ये राइज कर सकता है। इसके बाद HBE इसके जस्ट आसपास ही आता है, इसके बाद ही आ जाता है, ये मान सकते हैं हम। उसके बाद क्या आती है, एंटी HBC। तो एंटी HBC क्या इंडिकेट करेगी, एंटी HBC के लेवल्स। ठीक है, ये एक्यूट इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं। अब एंटी HBC 2 टाइप की एंटीबॉडी हो सकती है, एंटीबॉडी ऑब्वियसली या तो IgM हो सकती है, तो IgG हो सकती है। IgM जो है वो एक्यूट इन्फेक्शन शो कर रही है, मतलब इंडिकेट कर रही है कि एक्यूट इन्फेक्शन है, ये चीज़ हम याद रख लेंगे। इसके बाद आती है एंटी HBE, देन एंटी HBS। अब जो एंटी HBE है वो लास्ट में आ रही है। ठीक है, तो ये क्या शो कर रही है कि इन्फेक्शन हो लिया, पास से इन्फेक्शन है। और दूसरी चीज़ एंटी HBS किस चीज़ में बढ़ेगी,
जब वैक्सीनेशन कराएंगे हम, तो इम्यूनिटी फॉलोइंग वैक्सीनेशन, इस टाइम में हमें anti-HBs एंटीबॉडी मिलेगी। अब ये दो क्या हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन हो गया। इसके अलावा वायरल डीएनए पॉलीमरेज हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये पीरियड फेज में आएगा। पीसीआर हो गया। और प्रोफाइलैक्सिस, प्रोफाइलैक्सिस में इंपॉर्टेंट क्या है, पहली चीज तो खोल रहा हूँ। अब प्रोफाइलैक्सिस में पैसिव इम्यूनाइजेशन में हम क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन्स दे देते हैं ताकि इन्फेक्शन ट्रीटेड हो जाए। एंड यस, एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या दिया जाता है, वैक्सीन्स दी जाती हैं। तो वैक्सीन्स हो सकती हैं प्लाज्मा डिराइव्ड, ये अवेलेबल हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट यीस्ट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बहुत यूज़ होती है। एंड देन ये रिकॉम्बिनेंट अनादर वैक्सीन है जो CHO, बस इसके नाम याद रखने हमें, चाइनीज़ हैमस्टर ओवेरी। तो 3 टाइप की वैक्सीन हमने देख ली, कौन कौन सी, प्लाज्मा डिराइव्ड वैक्सीन हो गई, रिकॉम्बिनेंट यीस्ट डिराइव्ड वैक्सीन हो गई, और ये रिकॉम्बिनेंट CHO, चाइनीज़ हैमस्टर ओवेरी। ओके, ये हो गया हेपेटाइटिस बी वायरस। इसके बाद कौन सा आता है, HIV। अब बात कर लेते हैं HIV वायरस की। तो फिर से कौन है, कहाँ से आया है, तो HIV वायरस कौन सी फैमिली का मेंबर है, दिस इज मेंबर ऑफ रेट्रोविरिडी फैमिली। रेट्रोविरिडी में भी सब फैमिली होती हैं, तो ये कौन सी सब फैमिली का मेंबर है, ऑर्थोरेट्रोविरिडी। एंड इसका यदि जीनस की बात की जाए तो लेंटिवायरस। रेट्रोविरिडी में ऑर्थोरेट्रोविरिडी, ठीक है, लेंटिवायरस इसका जीनस है। ओके, अब इस की मॉर्फोलॉजी पे यदि हम आ जाएं तो कैसा वायरस है ये, यस, RNA वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। एंड मोर इम्पॉर्टेंट, इसमें ही सिंगल स्ट्रैंड्स होती हैं, लेकिन कितनी होती हैं, 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स होती हैं विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इन देम। सो देयर इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, 2 सिंगल स्ट्रैंड्स, दोनों क्या होती हैं, पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड्स होती हैं, पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस हमने रेप्लिकेशन में देखे थे। इसके अलावा इसमें क्या होता है, एनवेलप होगा, ठीक है। देन एंटीजन्स होंगे, कौन कौन से एंटीजन्स होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोकैप्सिड एंटीजन जो हमें याद रखना है, P24, ऑल ऑफ देम इज इंपॉर्टेंट। P18 ग्लाइकोप्रोटीन 41 एंड GP120, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम। क्यों, क्योंकि GP120 इज द एंटीजन दैट बाइंड्स विद द CD4 lymphocytes. Okay, now talking about genes, what are genes present in HIV virus? So 3 important genes हैं इसमें जो कोड करते हैं, बाकी नॉन कोडिंग जीन्स भी होते हैं जिनके हमें नाम याद रखने, गैग जीन, ENV जीन एंड पोल जीन। गैग जीन किस चीज़ के लिए कोड करता है, गैग जीन कोड और मैट्रिक्स प्रोटीन्स के लिए, ठीक है, कैप्सिड को कोड करता है। इसके अलावा प्रोटीन्स कोड करता है, एंटीजन्स हैं जो कौन कौन से एंटीजन हमने अभी देखे, P24 एंटीजन एंड P18 एंटीजन, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन होता है। ENV जीन क्या करता है, एनवेलप के ग्लाइकोप्रोटीन्स को कोड करता है, GP120 GP41। पोल जीन क्या करता है, P31 P51 P64, ये नाम याद रखना है, ठीक है, P31 51 सॉरी और 64। अब ये होते क्या हैं, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंटीजन्स होते हैं, तो पोल जीन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंटीजन्स को कोड करता है। सो दिस वाज अबाउट जीन्स। फिर से कौन कौन से जीन हमने देखे, 3, गैग जीन, ENV जीन एंड पोल जीन। इसके अलावा कुछ नॉन कोडिंग जीन्स होते हैं जो ज़रूरी नहीं है, टैट, रेव, नेफ वगैरह वगैरह। देन कम्स अबाउट इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यस। सो देयर आर, हमें पता है HIV के मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकता है, इट मे बी वाया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, or it may be via blood transfusion, it may be via needle injury, that is most common, oftenly seen in drug abusers, and finally it may be via, yes, what that we call vertical transmission from mother to fetus. So these are mode of transmission in
HIV वायरस, सेक्सुअल इंटरकोर्स। नाउ व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज सेक्सुअल इंटरकोर्स में रिस्क कितनी होती है, दैट इज ओनली 0.1 to 1%। सेक्सुअल इंटरकोर्स में HIV के ट्रांसफर की रिस्क होती है 0.1 to 1%। स्टिल इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रांसफर, रिस्क कम होने के बावजूद भी। ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की यदि बात की जाए, इसमें मोर देन 90% रिस्क होती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 90 होती है, 50 to 90। नीडल इंजरीज की बात की जाए तो अगेन 0.1 to 1%। एंड इन्फेक्टेड मदर से बेबी में 30 को रिड्यूस किया जा सकता है बाय प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स अप टू 15%। इस रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं अप टू 15% यदि प्रोफाइलैक्सिस की। इवन इसको रिड्यूस किया जा सकता है अप टू 3% फर्दर वाया, यदि हम क्या चीज़ ना करें, यदि ब्रेस्ट फेड ना करवाया जाए तो फर्दर रिस्क कम हो सकती है, क्योंकि HIV बॉडी के हर टाइप के सिक्रेशंस में आता है, इवन इन ब्रेस्ट मिल्क। ओके, हाउ डज HIV इन्फेक्ट, ये हमें पता है। इसके पास क्या होता है, GP120 प्रोटीन होता है। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, याद रखना। GP120 प्रोटीन, एंड इसकी बाइंडिंग एफिनिटी किसके साथ होती है, रिसेप्टर्स के साथ होती है, जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे CD4 T लिम्फोसाइट्स पे। तो ये इनके साथ बाइंड करता है, देन क्या करता है, फिर हमें पता है हर वायरस की तरह रेट्रोवायरस है, तो रिवर्स सेल के अंदर जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, एंड इट रिड्यूस द नंबर ऑफ T हेल्पर सेल्स। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ जो मिलती है, क्या वो, कि T हेल्पर सप्रेसर T4 T8 जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उसका रेशियो रिवर्स हो जाता है। नॉर्मली क्या होते हैं, हेल्पर सेल्स ज़्यादा होते हैं, बट इसके इन्फेक्शन में रिवर्स हो जाता है, ये कम हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट देन फर्दर, ठीक है। हाँ हाँ इसका जो क्लिनिकल कोर्स है वो प्रोग्रेस करता है 4 फेज में। सबसे पहले तो होता है एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन में यदि सिम्टम्स आते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे, जनरल सिम्टम्स, सोर थ्रोट, माइल्जिया, आर्थ्रेल्जिया, स्किन रैश, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिम्फेडिनोपैथी। सो दीज आर जनरल सिम्टम्स। एक्यूट इन्फेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, वायरल P24 एंटीजन इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको कट कर देंगे। इन्फेक्शन हो गया। इसके बाद आती है, एक्यूट इन्फेक्शन के बाद आती है एसिम्टोमेटिक फेज। एसिम्टोमेटिक हम कब कहते हैं, जब पेशेंट को सिम्टम्स तो नहीं आए बट स्टिल ही इज HIV पॉजिटिव, टेस्टेड HIV पॉजिटिव, देन वी से दैट ही इज इन क्लिनिकल कोर्स ऑफ एसिम्टोमेटिक फेज। इसके अलावा वन मोर टर्म हमारे सामने आती है, वो क्या आती है, पर्सिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी। नाउ व्हाट इज दिस पर्सिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी, लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट, इसका नाम ही बता रहा है, लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट। कौन से लिम्फ नोड्स, एक्स्ट्रा जेनाइटल लिम्फ नोड्स, ये हमें याद रखना है, एक्स्ट्रा जेनाइटल लिम्फ नोड्स हों, एंड एक्स्ट्रा जेनाइटल में मोर देन 2 लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट फॉर 3 मंथ्स। यदि ऐसा कोई केस आता है, एक्स्ट्रा जेनाइटल कोई भी मोर देन 2 लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट फॉर 3 मंथ्स, देन व्हाट इज दिस, दिस इज अ सस्पेक्टेड HIV केस, बिकॉज हमें पता है HIV लिम्फोसाइट्स को इन्वॉल्व करता है। सो व्हाट इज दिस पर्सिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी, दिस इज अ clinical course. Then further it may progress to AIDS related, complex AIDS related condition, and then AIDS. At the last phase of the disease there are neurological symptoms, CNS का involvement जब हो जाता है तो। So there we talk about clinical course। एक बार फिर देख लेते हैं, acute HIV infection आता है। acute HIV infection में symptoms आते हैं, फीवर, मलेरिया, सोर थ्रोट वगैरह, लिम्फेडिनोपैथी। देन आता है हमारा एसिम्टोमेटिक, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट आया है, इन्फेक्शस हैं, यस ये इन्फेक्शस हैं, ठीक है, एसिम्टोमेटिक हैं, लेकिन पर्सिस्टेंट जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी में हमने क्या देखा, एनलार्ज नोड्स हैं 2 और मोर एक्स्ट्रा जेनाइटल साइट पे फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। नाउ कम्स द सिम्प्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन।
नाउ सिम्टोमेटिक, अब सिम्टम्स कम आने लग जाएंगे ऑब्वियसली जब CD4 टी लिम्फोसाइट्स का काउंट कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? लेस देन 400 पर mm³ ऑफ ब्लड। कहाँ पे थे हम? सिम्टोमेटिक HIV, ठीक है, इसमें सिम्टम्स आने लग जाएंगे। अब इस सिम्टम्स के बाद इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है वो क्या आता है? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, ठीक है, सिम्टोमेटिक पेशेंट्स में। अब क्योंकि CD4 लिम्फोसाइट्स का काउंट कम हो चुका है तो अब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बाकी को चांस मिल जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, हमें जिनके नाम याद रखने हैं सबके, कौन कौन से इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया की बात की जाए तो सिंपल सी चीज़ है, इसको थोड़ी सी इज्जत दे देते हैं, मिस्टर बैक्टीरिया, MR होता है ना, मिस्टर वट एवर, ठीक है, MS से याद रख सकते हैं। माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन होते हैं बैक्टीरियम में, और साल्मोनेला इन्फेक्शन होते हैं अपॉर्चुनिस्ट। आई है, क्या हो गया पैर को? इसके यहाँ कहाँ पे थे, ठीक है। बैक्टीरियल हो गए माइकोबैक्टीरियम और साल्मोनेलोसिस। वायरल इन्फेक्शंस ये हमने अभी देखे ही हैं सारे वायरसेस। कौन से? साइटोमेगेलोवायरस करता है, हर्पी सिम्प्लेक्स करता है, हर्पी सिम्प्लेक्स कौन सा? HHV1-2, ओके। वेरिस्ला जोस्टर करता है, एप्स्टीन बार वायरस करता है, HHV6 और 8 भी करता है। क्या करता है? अपॉर्चुनिस्टिक है HIV इन्फेक्शन। माइकोटिक की यदि बात की जाए तो इसकी सिंपल सी ट्रिक बना दी हमने, क्या? कनाडा की कैप, ओके। कैंडिडाइसिस, क्रिप्टोकोकोसिस, इसके बाद आती है कॉक्सीडायोमाइकोसिस, ठीक है, एस्परजिलोसिस एंड न्यूमोसिस्टाइटिस। फिर से कैंडिडाइसिस, क्रिप्टोकोकोसिस, कॉक्सीडायोमाइकोसिस, एस्परजिलोसिस एंड देन न्यूमोसिस्टाइटिस। पैरासिटिक इन्फेक्शंस की बात की जाए तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा? टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड सिस्टोस्पोरिडियोसिस एंड मोर इम्पॉर्टेंट दैट आर मैलिग्नेंसीज। कौन कौन सी मैलिग्नेंसीज? कापोसी सार्कोमा एंड बी सेल लिम्फोमा, ठीक है, कापोसी सार्कोमा हमें याद रखना है। इसके बाद तो ये हो गए अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। फिर से हम देख लेते हैं, बैक्टीरिया में कौन था? MS था, माइकोबैक्टीरियम, साल्मोनेलोसिस, वायरल में CMV, हर्पीज जोस्टर, वेरिस्ला, हर्पीज सिम्प्लेक्स, वेरिस्ला जोस्टर, EBV, HHV68, माइकोटिक में कनाडा की कैप, पैरासाइटिक में टॉक्सोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस एंड मैलिग्नेंसी में कापोसी सार्कोमा। इसके अलावा, ठीक है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, बी सेल लिम्फोमास होते हैं। अब इसके बाद आता है लैब डायग्नोसिस, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट लैब डायग्नोसिस। स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, मोस्टली हमें स्पेसिफिक ही पढ़ना, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम? एंटीजन डिटेक्शन कर सकते हैं। कौन से एंटीजन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है? P24, ठीक है, हमें बता सकता है। वायरस का आइसोलेशन किया जा सकता है, ये सिंपल है, ठीक है। वायरल न्यूक्लिक एसिड का डिटेक्शन किया जा सकता है वाया PCR। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एंटीबॉडी डिटेक्शन, इसको हम देखेंगे, इज्जत से देखेंगे। सबसे पहले एंटीजन डिटेक्शन, कौन सा एंटीजन कर रहे हैं? P24 एंटीजन डिटेक्शन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? ओह हाँ, एलिसा से कर रहे हैं, ओके। वायरस आइसोलेशन में CD4 लिम्फोसाइट्स में भर भर के हमें मिल जाएंगे, कौन से, ठीक है, वायरसेस मिल जाएंगे। इसके बाद आता है PCR से क्या करते हैं हम? वायरल न्यूक्लिक एसिड का डिटेक्शन करते हैं। एंड अब बात कर ली जाए एंटीबॉडी डिटेक्शन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एंटीबॉडी डिटेक्शन, ठीक है, इसमें मेनली एक तो आते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में आते हैं ERS, एलिसा, रैपिड टेस्ट और सिंपल टेस्ट, एंड देन सप्लीमेंट टेस्ट जिसमें आता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंड इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले तो एक चीज़ जो टर्म हमारे सामने आता है डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए, विंडो पीरियड। व्हाट इज़ विंडो पीरियड? सिंपल सी चीज़ है, HIV का इन्फेक्शन हुआ तो फर्स्ट जो 2 to 3 वीक्स होते हैं जिसमें वायरस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो उसमें एंटीबॉडीज़ उतनी नहीं होती, एंटीबॉडीज़ बनी नहीं होती बेसिकली, तो हम एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पर्सन क्या आएगा? रिमेन नेगेटिव फॉर एंटीबॉडीज़ ड्यूरिंग विंडो पीरियड। सो दिस इज़ द विंडो पीरियड जब एंटीबॉडीज़ के लिए पर्सन क्या है? नेगेटिव है। ये चीज़ हमें पता हो गई। इसके बाद एंटीबॉडीज़ कौन कौन सी आती हैं? तो हर इन्फेक्शन की तरह फर्स्टली IgM एंटीबॉडीज़ आएंगी फॉर अबाउट 3 to 4 वीक्स, एंड IgM के बाद देन IgG एंटीबॉडीज़ आएंगी जो लाइफ टाइम
प्रोसेस करेंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की। ठीक है, ERS, एलिसा, रैपिड टेस्ट और सिंपल टेस्ट। एलिसा इम्यूनोलॉजी में अच्छे से आता है। रैपिड टेस्ट में हमें इनके नाम याद रखने। ठीक है, डॉट ब्लॉट ऐसे होता है। इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी होती है। देन लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, लेटेक्स एग्लूटिनेशन हो, जिलेटिन एग्लूटिनेशन टेस्ट हो, देन कॉम टेस्ट आता है, HIV स्पॉट टेस्ट आता है। तो इनके हमें नाम याद रखने हैं। ठीक है, पहला कौन सा हो गया रैपिड टेस्ट में, डॉट ब्लॉट, क्या नाम है इसको, क्या हो रहा है, ठीक है, डॉट ब्लॉट टेस्ट, देन लेटेक्स या फिर जिलेटिन एग्लूटिनेशन टेस्ट, देन आता है हमारा इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी, एंड देन HIV स्पॉट टेस्ट या फिर कॉम टेस्ट। ठीक है, इसको कट कर देंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंटल टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, इस पर डायरेक्ट शॉर्ट नोट आता है तो ये आया हुआ है, ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सिंपल सी चीज़ है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस की, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हमें अच्छे से पता है। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के बैंड्स बन जाएंगे। किन के बैंड्स बन जाएंगे, प्रोटीन के बैंड्स बन जाएंगे। तो इसको इधर देख लेते हैं एक बार। हमने क्या की, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके बाद क्या बन गए, प्रोटीन के बैंड्स बन गए। ऑब्वियसली कौन से प्रोटीन्स हैं, ये एंटीजन प्रोटीन्स हैं। इनके साथ हमने क्या किया, सीरम डाल दिया। अब इन जो भी पेपर स्ट्रिप्स है, नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर स्ट्रिप्स होती है, हमें पता चले इलेक्ट्रोफोरेसिस में, उसमें हमने सीरम डाल दिया। तो सीरम के साथ रिएक्ट करने पे क्या होगा, जो एंटीबॉडीज़ होंगी एंटीजन से क्या होंगी, बाइंड हो जाएंगी, एंटीबॉडीज़ बाइंड हो जाएंगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको वॉश ऑफ करते हैं, किसके साथ, एंटीबॉडी के साथ। अब एंटी ह्यूमन, बेसिकली एंटी ग्लोबुलिन कहना चाहिए इसको। ओके, एंटी ग्लोबुलिन। अब एंटी ग्लोबुलिन ये क्या चीज़ है, ये वो चीज़ है जो एंटीबॉडीज से बाइंड होती है, एंड देन क्या प्रोड्यूस करती हैं, कलर प्रोड्यूस करती हैं। तो कलर चमकेगा तो बैंड्स चमकेंगे, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन कौन से प्रोटीन्स पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, हमने किया क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एंटीजन्स लिए, उसके बाद सीरम डाल दिया, एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आ गई, मतलब एंटीबॉडीज चिपक गई एंटीजन से, फिर एंटीग्लोबुलिन एंटीबॉडी से चिपक गया और कलर प्रोड्यूस कर दिया। ये रही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ये एंटीजन्स ले रखे हमने, GP120, P24, P18, सारे एंटीजन ले रखे। इनमें से, इन सब में से कोई भी 2 या उससे ज़्यादा पॉजिटिव आ जाएं बैंड्स, तो हम क्या कहेंगे, पर्सन क्या है, HIV पॉजिटिव है। तो ये हो गया हमारा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, हो गया। फिर से देख लेते हैं। पॉलीएक्रेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने की नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे, एंटीबॉडीज़ सीरा डाला हमने, एंटीबॉडीज़ यदि प्रेजेंट हुई तो बाइंड हो जाएंगी। देन हमने क्या डाला, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन डाला जो एंटीबॉडीज से बाइंड होगा, एंड कलर बैंड ऑन स्टिप आ जाएंगी। इसके बाद अदर टेस्ट आते हैं लाइक इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट, नाम ही बहुत है इनके। तो अब फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्या है, नाको स्ट्रेटजीज फॉर HIV टेस्टिंग। नाको मीन्स नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एड्स की टेस्टिंग के लिए स्ट्रेटजीज बना रखी हैं। बहुत ही ज़्यादा जलाऊ चीज़ है, इसको फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। इसमें 3 स्ट्रेटजीज होती हैं, बेसिकली 4 होती हैं बट 3 होती हैं, देखते हैं। एक्चुअली 2 के 2 होते हैं ना, 2A और 2B, तो 4 हो गई। हाँ, तो ठीक है। स्ट्रेटजी वन क्या कह रही है, सबसे पहले तो इसमें ठीक है 1 है मीन्स एक ही टेस्ट होगा। कब कराया जा रहा है, ये कराया जाता है ब्लड बैंक से ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड बैंक में ट्रांसफ्यूजन हुआ, हमें सस्पेक्टेड मिला कोई, तो उसको क्या कराई जाएंगे, टेस्ट कराएंगे हम। कौन से टेस्ट, वही हमने जो स्पेसिफिक टेस्ट अभी देखे, ERS टेस्ट। एलिसा हो गया, बेटे रुक जा, हाँ अरे यार, एलिसा हो गया, रैपिड टेस्ट हो गए, सिंपल टेस्ट हो गए। ठीक है, यदि पॉजिटिव आ गया तो बंदे को हम डिक्लेयर कर देंगे HIV पॉजिटिव।
नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव, सिंपल है ये तो स्ट्रैटेजी 1। अब जो आगे है कैसे, स्ट्रैटेजी 2A। स्ट्रैटेजी 2A किसके लिए है, उन लोगों के लिए, सबसे झिलाऊ डिपार्टमेंट जो है हमारा PSM डिपार्टमेंट जो सर्विलेंस करते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए स्ट्रैटेजी 2A है। इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 टेस्ट होते हैं, ठीक है। हमने टेस्ट 1 किया पहले की तरह, ERS टेस्ट किया, एलिसा रैपिड टेस्ट सिंपल टेस्ट। यदि नेगेटिव आ जाए तो पेशेंट HIV नेगेटिव है, अच्छी बात है, ठीक है। यदि पॉजिटिव आता है तो हम क्या करेंगे, फिर से एक और टेस्ट करेंगे, सेकंड टेस्ट। देन यदि वो टेस्ट भी पॉजिटिव आता है, मीन्स दोनों टेस्ट पॉजिटिव आते हैं 1 और 2, देन पेशेंट इज HIV पॉजिटिव, और सेकंड नेगेटिव आ जाता है, फर्स्ट भले ही पॉजिटिव हो तो HIV नेगेटिव है पेशेंट। ये कौन सा था, स्ट्रैटेजी 2A। देन स्ट्रैटेजी 2B कौन सी होती है, अच्छा किन में की जाती है, सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स में, सिम्टम्स आ रहे हैं। अब इसमें 3 टेस्ट होंगे, ठीक है। 1 में 1 था, सेकंड में 2 थे, 2B में 3 है, और 3 में भी 3 होंगे। ये क्या कह रही है, ERS हमने टेस्ट 1 किया, फिर से यदि पहला ही नेगेटिव आ गया तो HIV नेगेटिव है। यदि पॉजिटिव आता है, सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल है, तो हम एक और टेस्ट करेंगे, सेकंड टेस्ट। अब सेकंड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो बंदा HIV पॉजिटिव है, ठीक है। एज जैसा हमने देखा था अभी 2A में भी सेम था, दोनों टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो पॉजिटिव है, ठीक है। इसके साथ हम क्या करते हैं, पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग करते हैं पेशेंट की, वो करेंगे, ठीक है। उसको बताया जाएगा, संभाला जाएगा, सांत्वना दी जाएगी। एंड यदि सेकंड टेस्ट नेगेटिव आता है तो अब क्या करेंगे, हम एक और टेस्ट करेंगे, टेस्ट थर्ड यदि ये भी नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। हो क्या रहा है, पहले हमने पहला टेस्ट किया वो पॉजिटिव आया, सेकंड किया वो नेगेटिव आया, और थर्ड वापस से किया हमने तो वो नेगेटिव आ गया, तो HIV नेगेटिव है। लेकिन यदि थर्ड पॉजिटिव आ जाता है तो इस केस में हम क्या करते हैं, पेशेंट को इनडिटर्मिनेट, कंफर्म नहीं है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, ट्रीटमेंट हम उसके अकॉर्डिंग, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग चला देते हैं। तो ये कौन सी हो गई, स्ट्रैटेजी 2B। अब स्ट्रैटेजी 3 में क्या है, सेम है, 2B के जैसी है। कैसी, पहले टेस्ट 1 किया, नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव है, पॉजिटिव आ गया तो सेकंड टेस्ट किया, ठीक है। सेकंड टेस्ट नेगेटिव आ गया, सॉरी सेकंड टेस्ट यदि, हाँ पहले सेकंड टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो वापस से क्या करेंगे, हम टेस्ट 3 करेंगे। यहाँ पे 2B में क्या कर रहे थे हम, टेस्ट 2 पॉजिटिव आ रहा था तो उसको डिक्लेयर कर रहे थे HIV पॉजिटिव, ठीक है। टेस्ट 3 यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटजी 3 में यदि दोनों पॉजिटिव भी आ गए तो भी हम एक और टेस्ट कर रहे हैं। एंड यदि ये तीनों पॉजिटिव आते हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग करनी है। एंड यदि ये नेगेटिव आता है तो इनडिटर्मिनेट है, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, दिमाग का दही हो रखा है फिर भी। अब क्या कर रहे थे हम, ठीक है, हमने टेस्ट, हाँ सबसे पहले तो टेस्ट 1 किया था, टेस्ट 1 पॉजिटिव आया था तो टेस्ट 2 किया था, टेस्ट 2 पॉजिटिव आया तो टेस्ट 3 किया था, टेस्ट 2 नेगेटिव आया तो भी हम टेस्ट 3 करेंगे फिर से टेस्ट 3 में। अब यदि नेगेटिव आता है तो पेशेंट नेगेटिव है, और पॉजिटिव आता है तो पेशेंट इनडिटर्मिनेट है। अब स्ट्रैटेजी 3 में हमें सिंपल सी चीज़ ये समझ आई कि फाइनली 3 टेस्ट तो हम कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, जब टेस्ट 1 और 2 दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, सॉरी कब कर रहे हैं, जब टेस्ट 1 पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। इसके बाद टेस्ट 2 करेंगे, वो पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए तो भी हम करेंगे, और टेस्ट 3। अब इन सब में 3 टेस्ट में यदि तीनों पॉजिटिव आते हैं तो पेशेंट क्या है, HIV पॉजिटिव आते हैं, या फिर कोई 2 नेगेटिव आते हैं तो क्या है, पेशेंट, तीनों तो आ ही नहीं सकते ना, हाँ तो 2 नेगेटिव आते हैं तो पेशेंट HIV नेगेटिव है। अब यदि 2 पॉजिटिव आते हैं और 1 नेगेटिव आता है तो पेशेंट क्या है, इनडिटर्मिनेट है। बोला था मैंने, काफ़ी जलाऊ चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गई नाको स्ट्रैटेजीज, दोबारा देख लेते हैं, देखने की ज़रूरत तो है नहीं, मेरे बस की भी नहीं है। स्ट्रैटेजी 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये हो गया HIV, और इसी के साथ वायरोलॉजी नहीं कंप्लीट नहीं है, छोटे मोटे एक रियो वायरस रह रहा है, वो और देख लेते हैं। तो फाइनली अब रोटा वायरस की बात कर लेते हैं, ठीक है। रोटा वायरस कौन सी फैमिली का मेंबर है, रियो विरिडी,
ये हो गया इसका नाम पता। ओके, कॉमनेस्ट राइटिस है, ठीक है, मोस्टली इन चिल्ड्रन। ये चीज़ हमें याद रखनी है। इसकी जो शेप होती है व्हील लाइक शेप होती है, ठीक है, व्हील को रिजेंबल करती है, जिसमें शॉर्ट स्पाइक्स होते हैं, ठीक है। जीनोम की यदि बात की जाए तो कैसा होता है, DsRNA जीनोम होता है। और हमें पता है जब जो जिन भी वायरसेस में DsRNA होता है उनका जीनोम कैसा होता है, सेगमेंटेड होता है। ईच सेगमेंट कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। तो सेगमेंटेड जीनोम होगा, इतना बहुत है। डबल स्टैंडर्ड सेगमेंटेड बेटे, हाँ, डबल स्टैंडर्ड सेगमेंटेड RNA जीनोम हो गया। तो सीरियसली मंगा रहा है भांग? तू सही में भांग? मर मत जाइयो। मैं भी ट्राई करूँगा फिर। रहने दे यार। पढ़ लेते हैं। पढ़ना ही तो है जिंदगी भर। तो भाई नशे से दूर अपन। घंटा दूर है तू। कहाँ पे थे यार? अबे ले आएगा, पी लेंगे, क्या दिक्कत है। ये रही इसकी मॉर्फोलॉजी, व्हील लाइक अपीयरेंसेस की, ठीक है। इसमें स्पाइक्स होते हैं। एंड ये हो गया इसका सेगमेंटेड RNA जीनोम। यहाँ पे हम देख सकते हैं अच्छे से सेगमेंट्स बने हुए हैं। इसके बाद तो तो इस बेसिस पे इसको 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, सॉरी 7, ठीक है। A to G ग्रुप्स में डिवाइड किया है। हमें बस A से मतलब है। सीरो ग्रुप जो A है, क्योंकि वो ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज करता है। नाउ अब यदि इसके कल्चर की बात की जाए तो सेल कल्चर में ये ग्रो नहीं करता है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो इसके ग्रोथ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टिश्यू कल्चर्स। इनसे डिजीज रोटा वायरस कॉज करता है, तो मेजरली बच्चों में क्या करता है, ठीक है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हमने देखा, डायरिया इसका सिम्टम होता है। एंड डायरिया वॉमिटिंग होगी विद नो और लिटिल फीवर, ठीक है, फीवर नहीं आएगा। एंड मोस्ट लैब डायग्नोसिस डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं हम एलिसा से, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट से। एंड एंटीबॉडी डिटेक्शन की बात की जाए तो IgM IgG एंटीबॉडी, ठीक है, अगेंस्ट रोटा वायरस एंटीजेंस मिल जाएगी। एंड PCR ट्रीटमेंट, इसके ट्रीटमेंट में डायरिया का जो ट्रीटमेंट होता है वही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। रिहाइड्रेशन, ठीक है, क्या देते हैं अपन, ORS देते हैं। एंड इसका प्रोफाइलेक्सिस, ओके, हाइजीन हो जाएगी। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज वायरसेस कॉजिंग एंट्रोगैस्ट्राइटिस, ठीक है, गैस्ट्रोएंट्राइटिस, मैं भी उल्टा बोल रहा हूँ, गैस्ट्रोएंट्राइटिस कॉजिंग वायरसेस, इनके हमें नाम पता होने चाहिए। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। पहला तो एक तो हमने अभी देख लिया, मोस्ट कॉमन रोटा वायरस। इसके अलावा हमें जो याद रखना है वो है एडिनो वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस, एस्ट्रोवायरस, टोरो वायरस, बोका वायरस, पिकोबिरना वायरस। अब रोटा वायरस मेनली किन में कॉज करता है, ठीक है, चिल्ड्रन में करता है। चिल्ड्रन में और कौन करते हैं, जो हमने सीक्वेंस में देखा, ठीक है, एडिनो वायरस, एस्ट्रो वायरस, ये चिल्ड्रन में कॉज करते हैं। जो पिकोबिरना वायरस है वो चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों में करता है, पिकोबिरना और बोका। एंड जो हमने देखे हैं कोरोना वायरस और टोरो वायरस, ये ऑल एजेस में कॉज करते हैं। फिर से देख लेते हैं कौन कौन से हमने देख लिए, रोटा वायरस, एडिनो वायरस, एस्ट्रो वायरस, पिकोबिरना, बोका जो ऑल एजेस में चिल्ड्रन और एडल्ट्स में कर रहे हैं, और कोरोना और टोरो वायरस ये ऑल एजेस में कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारी वायरोलॉजी खत्म।